आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य में मुख्य स्रोत मतलब मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से रहे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य के मुख्य स्रोतों में अभिलेख स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातन स्रोत और मुद्राएं, और विदेशी स्रोत जिसमें जैसे विदेशी यात्री है उनका विवरण भी ये जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसा कि हमने प्राचीन काल में देखा कि जो स्रोत अधिकतर थे वो पुरातात्विक ही थे, क्योंकि किसी भी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के लिए उनके साक्ष्यों के माध्यम से उनको जाना जा सकता है। जबकि मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं जिससे उसकी प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है कि किस प्रकार मौर्य सम्राटों की रुचियां रहीं और किस प्रकार से उन्होंने शासन चलाया। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ ये भी महत्वपूर्ण स्रोत माने जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त विभिन्न अभिलेख, गुहालेख और शिलालेख भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसको हम अब विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से शिलालेख, कौन से ग्रंथ, कौन से विदेशी यात्री और किस प्रकार से सिक्कों ने भी मतलब सिक्कों के माध्यम से भी हमें मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला जो हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व। मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारतीय इतिहास का कालक्रम अत्यंत अस्पष्ट था। मतलब तिथि को समझना इतना आसान नहीं था एवं विवादास्पद भी है। मतलब इतिहासकारों में मतभेद बने हुए हैं कि किसी भी घटना को लेकर, लेकिन इस वंश की स्थापना के बाद एक निश्चित इतिहास कालक्रम की ओर अग्रसर होने लग जाता है। मतलब एक तिथि ज्ञान, मतलब घटना कब घटित हुई तो मौर्य वंश के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये घटना इस समय घटित हुई थी। तो मौर्य वंश का ऐतिहासिक महत्व यही है कि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारतीय इतिहास का कालक्रम अत्यंत अस्पष्ट एवं विवादास्पद था, लेकिन इस वंश की स्थापना के बाद एक निश्चित इतिहास कालक्रम की ओर अग्रसर होने लग जाता है। मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? तो स्रोतों में पहला स्रोत है अभिलेखीय स्रोत। अभिलेख मतलब पत्थरों पर लिखे हुए लेख, शिलाओं पर लिखे हुए लेख या गुहा लेख। तो इस प्रकार के जो अभिलेखी स्रोत हैं जो मौर्य वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। अशोक का अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख एवं जिनकी लिपि ब्राह्मी लिपि है, अभिलेख तिथि युक्त है। क्या है? तिथि युक्त, मतलब उनके समय का वर्णन देखने को मिलता है और ये तिथि से पता चलता है कि ये कब लिखे गए और किस काल की घटना के बारे में जानकारी देते हैं। उनकी भाषा प्राकृत या पाली है, लिपि ब्राह्मी है और उनकी भाषा प्राकृत पाली है। सहबाज गढ़ी मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि के, इस लिपि के सहबाज गढ़ी से मानसेहरा से प्राप्त जो अभिलेख हुए उनकी लिपि खरोष्ठी है, जबकि यहाँ देखिए तो अपने ब्राह्मी लिपि। कंधार से प्राप्त शिलालेख दो भाषाओं में है, यूनानी और उसका रूपांतर एरेमाइक भाषा में है। एरेमाइक भाषा में अशोक के अतिरिक्त अभिलेखों में शक राजा, अशोक के अतिरिक्त अभिलेखों में शक राजा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख भी मौर्य काल की जानकारी देता है। गिरनार अभिलेख से मौर्य काल की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नागार्जुनी गुहालेख में अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ का भी उल्लेख मिलता है। तो नागार्जुनी गुहालेख भी मौर्य काल के बारे में विस्तृत प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में विभिन्न प्रकार के साहित्य है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और जो ऐतिहासिक साहित्य है
वो मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, दिव्यावतार, मिलिंद पन्नो, महाबोधि वंश, महावंश, टीका, आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प आदि से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? दीपवंश, महावंश, दिव्यावतार, मिलिंद पन्नो, महाबोधि वंश, महावंश, टीका, आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प आदि से मौर्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हम देखते हैं कि मिलिंद पन्नों में एक साफ को दर्शाया गया है। किस प्रकार से? जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन भी महत्वपूर्ण प्रमाण है। ठीक है, तो जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो मौर्य काल के बारे में बताता है। विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस, कल्याण की राजतरंगिणी और मैगस्थनीज की इंडिका, ये भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो साहित्यिक स्रोतों में जैन, बौद्ध ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ भी विशेष जानकारी प्रदान करते हैं कि उस समय किस प्रकार के राजा शासन कर रहे थे, राजा का शासन कैसा था, निरंकुश था, वहाँ की प्रजा कितनी संपन्न थी और क्या क्या राजा ने प्रजा के लिए कार्य किए, राजा के किस प्रकार का आचरण था और आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में यानी पुरानी चीज़ों के माध्यम से, पुरानी वस्तुओं के माध्यम से जो मृत हैं पर वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो अपने द्वारा बहुत सारी जानकारी प्रदान करती हैं, जिसमें राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों में हुए उत्खनन से मौर्यकालीन भौतिक जीवन की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? भौतिक जीवन की जानकारी। तो राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों में जो खुदाई कार्य हुआ उससे जो भी साक्ष्य मिले हैं वो मौर्यकालीन भौतिक जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्यकाल राजप्रसाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियां, अशोक के स्तंभ जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मौर्यकाल में जो राजप्रसाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियां, अशोक के स्तंभ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मुद्राएं, मुद्राओं के बारे में मौर्यकाल की रजत मुद्राएं की पहचान लगभग समस्त भारत से प्राप्त आहत या पंचमार्क मुद्राओं से की जाती है। पंचमार्क सिक्के भी खुदाई में मिले हैं। अधिकतर सिक्कों पर केवल वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षियों आदि जैसे प्रतीक चिन्हों को पंच या मुद्रांकित किया गया है। इन सिक्कों पर कोई लेख न होने के कारण उनकी तिथि निर्धारण का अनुमान केवल प्रतीक चिन्हों से लगाया जाता है। ऐसे सिक्कों पर मेरु, चंद्र तथा मयूर चिन्ह आहत हैं। प्राय मौर्यों द्वारा प्रचलित माने जाते हैं। तो ये सिक्के भी मौर्य काल की जानकारी प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में हम देखेंगे कि विदेशी यात्री जो भारत में आए सिकंदर के साथ और सिकंदर के बाद कौन कौन से विदेशी यात्री आए जिन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से मौर्य काल की जानकारी प्रदान की। सिकंदर के अभियान के समय उसके साथ आए विद्वानों के विवरण में नियार्कस, एरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रेटस अधिक महत्वपूर्ण है। विवरण में नियार्कस, एरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रेटस अधिक महत्वपूर्ण है। मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूतों का भारत संबंधी विवरण महत्वपूर्ण है। मतलब मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूतों का भारत संबंधी विवरण महत्वपूर्ण है और जिसमें मैगस्थनीज की इंडिका जो कि मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है। मैगस्थनीज के बाद आने वाले राजदूत जो थे डायमेकस, डायनोसियस का विवरण भी महत्वपूर्ण है। डायमेकस और डायनोसियस का भी महत्वपूर्ण
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी में अभिलेखी स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और मुद्राएं और विदेशी यात्रियों का विवरण महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, और जिससे कि मौर्य वंश और मौर्य राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, 10 मिनट का। आज हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में हम पहले जाति एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रैबो एरियल जास्टिन ने उसे सेंट्रोपोडस के नाम से पुकारा है। चंद्रगुप्त मौर्य की वंशोत्पत्ति के संबंध में अनेक साक्ष्य मिले हैं, किंतु वे अस्पष्ट हैं। मतलब उसे सेंट्रोपोडस कहा गया है, स्ट्रैबो एरियल और जास्टिन ने उसे सेंट्रोपोडस कहा है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की वंशोत्पत्ति के संबंध में अनेक साक्ष्य मिले हैं, किंतु वे अस्पष्ट हैं, स्पष्ट नहीं है। किसी निर्णय पर पहुंचना सरल नहीं है इसके बारे में। इस संबंध में उसकी जाति के बारे में दो मत प्रचलित हैं कि वो किस जाति का था चंद्रगुप्त मौर्य। तो कुछ विद्वान उसको शूद्र बताते हैं। क्या वह शूद्र था? तो पुराणों में मौर्यों को कहीं पर शूद्र कहा गया है और न मौर्य नंदों में किसी प्रकार का रक्त संबंध बताया गया है। मतलब पुराणों में मौर्यों को कहीं पर तो शूद्र कहा गया है और न मौर्य नंदों में किसी प्रकार का संबंध बताया गया है, रक्त संबंध। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताने वाला तीसरा मुख्य ग्रंथ विशाखदत्त मुद्रा राक्षस है। इस नाटक से विदित होता है कि चंद्रगुप्त नंद राज का अवैध पुत्र था, लेकिन फिर भी इसके संबंध में संशय की स्थिति बनी हुई है कि चंद्रगुप्त शूद्र था कि नहीं। लेकिन मुद्रा राक्षस इसका उल्लेख तो करता है कि वह चंद्रगुप्त नंद राज का अवैध पुत्र था, लेकिन विद्वानों में फिर भी मतभेद बने हुए हैं। क्या वह क्षत्रिय था? तो क्षत्रिय के संबंध में भी स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त को राजवंशी क्षत्रिय बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त को राजवंशी क्षत्रिय बतलाते हैं, और महावंश के अनुसार वह मौर्य क्षत्रियों के वंशों में पैदा हुआ था। मौर्य क्षत्रियों के वंश में पैदा हुआ था। जैन ग्रंथ भी मौर्य को क्षत्रिय बतलाते हैं। जैन ग्रंथ भी मौर्य को क्षत्रिय बतलाते हैं। परिशिष्ट पर्वन में उसे मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र बतलाया गया है। मतलब परिशिष्ट जो पर्वन है उस ग्रंथ में उसे मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र बतलाया गया है। तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बतलाते हैं। इसके बाद प्रारंभिक जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन में हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम सार्वभौम सम्राट था। मुद्रा राक्षस के टीकाकार डुंडीराज ने उसके बारे में विस्तार से लिखा है कि सर्वार्थ सिद्ध राजा के सुनंदा रानी से 9 पुत्र हुए थे जो नवनंद कहलाए। क्या कहलाए? सुनंदा रानी की जो 9 पुत्र हुए वो नवनंद कहलाए, और मुरा से एक पुत्र हुआ जो मौर्य कहलाया। मतलब मौर्य नाम बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि वह मुरा का पुत्र था, इसलिए उसका नाम मौर्य पड़ा, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो मोरों के बीच में रहा था, इसलिए उसका नाम मोर पड़ा। जो मौर्य कहलाए, इस मौर्य के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली चंद्रगुप्त था।
मतलब 100 पुत्रों में चंद्रगुप्त जो था वो सबसे अधिक प्रभावशाली था। नवनंदों ने मौर्य के 99 पुत्रों को मरवा डाला और जिसमें चंद्रगुप्त बच गया था, जो आगे चलकर चाणक्य के सहयोग से शासक बना। और बौद्ध ग्रंथ इसके संबंध में अलग कहानी बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ इसके बारे में दूसरी कहानी प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इस प्रकार की कहानी प्रस्तुत करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम सार्वभौम सम्राट था। मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने उसके बारे में विस्तार से लिखा है कि सर्वाधिक सिद्ध राजा के सुनंदा रानी से 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाया, और मोरा से 1 पुत्र हुआ जो मौर्य कहलाया। इस मौर्य के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली चंद्रगुप्त था। नवनंदों ने मौर्य के 99 पुत्रों को मरवा डाला। चंद्रगुप्त बच गया, जो आगे चलकर चाणक्य के सहयोग से शासक बना। लेकिन बौद्ध ग्रंथ इस घटना ऐसी कहानी नहीं, अलग कहानी प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य का प्रारंभिक जीवन। चाणक्य के प्रारंभिक जीवन में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में पिता की मृत्यु हो गई और चाणक्य का विवाह यशोमती नामक कन्या से हुआ। यशोमती की बहन उसकी दीन स्थिति को देखकर उसका उपहास उड़ाती थी। तो जिससे क्या कि उसकी पत्नी यशोमती ने चाणक्य से कहा कि आप और अधिक धन अर्जन करें, जिससे कि दरिद्रता दूर हो। तो चाणक्य जो है धन अर्जन के लिए नंद की दानशाला में जाता है और वहाँ पर आसन पे बैठ जाता है। तो नंद जो राजा उसका अपमान करते हैं और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, जिसके कारण चाणक्य बहुत नाराज होता है और नंद वंश के विनाश का वह प्रण लेता है, यानी प्रतिज्ञा कर लेता है। विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई ये देखेंगे। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की शुरुआत मगध से की गई। पहले उसने मगध को जीता था, परंतु विद्वान सहमत नहीं है। यूनानी लेखों से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले पंजाब को जीता गया होगा। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध को जीता, लेकिन बहुत से विद्वान मानते हैं कि उसने पहले पंजाब को जीता होगा। यूनानी लेखों से यह ज्ञात होता है। पंजाब एवं सिंध विजय। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने यूनानी आक्रमण से नाराज होकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का सूत्रपात किया और पंजाब एवं सिंध पर अपने सैनिक बल पर अधिकार स्थापित किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी चंद्रगुप्त मौर्य की। मगध विजय। पंजाब पर सिंध के बाद उसने मगध को जीता, किंतु इसका विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। मतलब इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि उसने मगध को जीता। पंजाब के बाद सिंध के मतलब पंजाब और सिंध की विजय के बाद उसने मगध को जीता कि नहीं। इन चाणक्य ने नंदों का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाया था। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि चाणक्य जो कौटिल्य उन्होंने नंदों का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाया था। ये काफ़ी हद तक इतिहासकार इससे सहमत भी हैं। जैसा कि चाणक्य ने नंदों के विनाश का जो प्रतिज्ञा ली थी उसको चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से पूरा किया। सेल्यूकस के साथ युद्ध। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के बीच कहाँ पर ये युद्ध हुआ और कितने दिनों चला, इसके संबंध में भी मतभेद है। किंतु दोनों के बीच युद्ध के बाद किंतु दोनों के बीच युद्ध हुआ, उसमें सेल्यूकस की तो पराजय हो जाती है और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या की, संधि कर ली। चंद्रगुप्त ने उसको कुछ शर्तों के साथ उसको 500 हाथी भी भेंट किए थे सेल्यूकस को, और मैगस्थनीज को राजदूत बनाकर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसे भेजा, जिसने
इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जो मौर्य वंश के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। तो सेल्यूकस के साथ की अन्य विजय, अन्य विजयों में महावंश टीका में उसे सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है। महावंश टीका में उसे सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है। बंगाल और नेपाल पर विजय देखने को भी मिलती है। साम्राज्य विस्तार के रूप में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो हिंदू पर्वतमाला से लेकर बंगाल और हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक विस्तृत था इनका राज्य। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र और मगध, बंगाल, मालवा, गुजरात और मैसूर तक का भूभाग इसके अंतर्गत आता था। तो साम्राज्य विस्तार इसका काफ़ी था। अपनी विजयों को इसने बड़ा विजय करते हुए अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त का धर्म, तो अब ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले, ये अर्थशास्त्र के अनुसार तो ये बताते हैं कि ये बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हो गया था, लेकिन जैन धर्म उसको बारे में ये बताते हैं कि वह अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म का अनुयायी हो गया था, यानी जैन धर्म को अपना लिया था। मूल्यांकन के रूप में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की एक विशेष उपलब्धि रही और उसने विपरीत परिस्थितियों में जो रहा, मतलब एक कठिन परिस्थितियों में राज्य ग्रहण किया और नंदगों का विनाश किया और अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया और उसने एक मौर्य वंश को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया। तो इसके लिए वह काफ़ी मतलब उल्लेख एक विशिष्ट राजा की श्रेणी में आता है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र बिंदुसार विशाल साम्राज्य का स्वामी बनता है और उसने 273 ईस्वी तक शासन किया। चाणक्य बिंदुसार का महामंत्री बना रहा। क्या बना रहा? महामंत्री। तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद शासक बनता है और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार भी करने में उसे सफलता प्राप्त होती है। तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य की जाति, उसके वह शूद्र था या क्षत्रिय था, उसके जीवन के बारे में, चाणक्य का प्रारंभिक जीवन, विजय अभियान, पंजाब सिंध विजय, मगध विजय, सेल्यूकस के साथ युद्ध और अन्य विजय, साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त का धर्म और उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।